अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम हरफराज के इस खुसूसी नशरिये में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, हुक्मरान जमात की साबिक काबीना के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की लाहौर यात्रा का सफर अभी पिंडी तक तय हुआ है। आज सुबह से ही हमारी खुसूसी नशरियात जारी है और इस सफर के आखिर तक जारी रहेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि मियां साहब की इस रैली का आखिरकार हदफ कौन है और हुकूमती मिशनरी की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में साबिक वज़ीर आज़म को इस हद तक सपोर्ट करना क्या इस बात की गमाजी नहीं करता है कि मामला दरअसल बिल्कुल मुख्तलिफ है और साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म के माजी के और आज के बयानिए में इतना फर्क आखिर क्यों है, उनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है। प्रोग्राम के इस हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, मियां साहब की इस रैली या ये जो मुबैना इस्तकबालिया है, इसका हदफ कौन है? बाय द वे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इस्तगफार इसलिए पढ़ा है कि मैं अल्लाह ताला मुझे रहनुमाई दे और मैं तबसरा ठीक कर सकूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 25-30 साल से मैं पॉलिटिकल साइंस की बुक्स का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने दुनिया के अंदर तमाम जितनी भी मूवमेंट चलती हैं उनका मुतालिया किया है, किसी न किसी हद तक मखमूली सा तालिब इल्म हूं। सही ज़ाहिर बात है, बहुत बड़े आलम लोग मौजूद हैं। मैंने जितने भी इनकलाबात आए हैं, जितनी भी मूवमेंट आई हैं, उनको देखा है दुनिया पूरी में। पाकिस्तान की कम से कम 3 बुनियादी जो मूवमेंट थी उनका मैं खुद हिस्सा रहा हूं। जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने में बहुत बच्चा था जब पहली दफ़ा 67-8 के दरमियान भुट्टो साहब जो थे, जब उसको निकाला गया था तो वो ट्रेन में बैठ के आए थे, लाहौर पहुंचे थे। तो उसमें हम देख रहे 67 के अंदर की बात। उसके बाद भुट्टो की एक 69 की मूवमेंट के अंदर मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मैंने उस मूवमेंट को चलते बढ़ते उभरते देखा जिसमें अयूब खान ने इस्तीफा दिया था। फिर 74 की एक कादियानी मूवमेंट थी, उसके अंदर मैं शरीक रहा। 77 की जो मूवमेंट थी उसके अंदर मैं शरीक रहा खुद। 77 की जो मूवमेंट थी, उसके बाद मैं सिविल सर्विस में आ गया, मैं दूसरी साइड ऑफ द फेंस पे चला गया। पहले डंडे पुलिस के खाते थे, फिर आंसू गैस का हुक्म देते थे कि आंसू गैस फेंको, ठीक। फिर मैंने 86 की बेनजीर का वो देखा, 10 अप्रैल 1986 वाला। अच्छा। उनका जो वो मैं सिविल सर्विस अकेडमी में था जब वो आई थी और वो जुलूस था जम्मे गफीर था। जम्मे गफीर बहुत बड़ा जुलूस था जी। फिर 91 बेनजीर का। ये सारी की सारी मूवमेंटों में ये पहली दफा मैंने मूवमेंट देखी है। पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख बदल दी है कि सारे डीसी अपने, सारे एसपी अपने, सारे वजीर सारे पटवारी अपने जी, सारे चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अपने, सारे मच्छर मार कंपनी अपनी, ठीक है, सारे जनाब बंगी स्वीपर्स अपने अपने बताए थे ना सारे जी, जी, सारे टीचर अपने, ये सारे अब पूरे का पूरा गवर्नमेंट मशीनरी अपनी है और उसके दरमियान आप जुलूस निकाल रहे हैं। आप किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? फ्रांस में जब मूवमेंट चली तो उन्होंने फ्रेंच किंग के खिलाफ जुलूस निकाला कि हम उसके खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। ईरान में चली तो शाह ईरान के खिलाफ मूवमेंट चली। भुट्टो ने चलाई तो अयूब खान के खिलाफ चलाई। 77 आया तो लोगों ने भुट्टो के खिलाफ चलाई। एमआरडी की मूवमेंट में तो लोगों ने जिया के खिलाफ चलाई। मुशर्रफ के खिलाफ जब मूवमेंट चलनी थी तो नवाज शरीफ साहब का दमखम निकल गया। और ये सब I'll stop you. मुझे पूछना है, लीगी रहनुमाओं के जो बयानिए थे आज के, वो जरा इससे कतई मुख्तलिफ है। ये सिर्फ इस्तकबालिया है, ये कोई रैली नहीं है, ये कोई मिलियन मार्च नहीं भाई है। अगर इस्तकबालिया है तो तुम गुफ्तगू इस्तकबालिया वाली करो ना। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की 18 करोड़ कौम को एक बयानिया दिया है कि अगर कोई एक शख्स कत्ल करता है और उसके 50,000 मुरीद हैं या उसने 50,000 अपने हीरोइन स्मगल करने वाले या बेचने वाले रखे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको कत्ल की सजा देती है तो 50,000 लोग लेके मरी रोड पे निकला और कह के नहीं मानता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। यह बयानिया दिया है आपने इस कौम को। आप इस कौम को यह बताना चाहते हो कि हम जुर्म जो है उसमें पाकिस्तान की हर उस अदालत को हम एहतराम ही नहीं करते कि जिस अदालत को हमें हमारे खिलाफ फैसला देती है।
आप क्या सिखा रहे हो इस कौम को? राइट। और ये सब बात बयानियों की हो रही है, तो शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। इस मिसरे के मिसदाक बयानिए माजी में अलग थे, हाल में अलग हैं, मुस्तकबिल में जाने क्या होंगे। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने तैयार की है, हमारे रिसर्चर असद इकराम ने तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद औरिया साहब से डिस्कशन का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्लीज। I have great admiration for the late president. He'd done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, और उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। शरफ के खिलाफ जो है कानून और आइन तोड़ने की जो है वो इसके खिलाफ जो है वो केस दायर किया जाए, इसके खिलाफ केस चलाया जाए। जिसने पाकिस्तान के साथ इतना जुल्म किया है, हम उसको करार वाकई सजा दे के दम ले। जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। उनसे पूछना, क्या तुम वोट हमारा इसलिए मांग रहे हो कि तुम उस डिक्टेटर के हाथ मजबूत करो जो सिर्फ अपनी जात की खातिर पूरी अदलिया का खून करता है? जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मुशर्रफ जाए, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर से आमरीत के बुत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। कि असली शहीद ये है जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, जिसका मजार यहाँ पे बना हुआ है, और वो नकली शहीद जो लाड़काना में है। ये क्या मजाक है मुल्क के साथ? हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद कोई वर्दी वाला आ जाता है और इस पूरी कौम को यरगमाल बना लेता है। क्या हम भेड़ बकरियां हैं? क्या हम मिट्टी के पुत हैं? क्या हम एक जिंदा कौम नहीं है? हम भेड़ बकरियां तो नहीं है, हम एक गैरतमंद लोग हैं, हम एक बाज़मीर लोग हैं। और देखो आज ये मुशर्रफ की करतूतों के नमूने देखो। और फिर मैं जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी को जाके मिला था, मैंने उनको कहा था, प्रेसिडेंट साहब, ये पब्लिक डिमांड है कि यू नाउ मस्ट गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं थी, ये पूरी कौम की डिमांड थी। और ये दिन बेनजीर भुट्टो साहब ने खुद इन्वाइट किया था। करोड़ों के मैंडेट वाली पार्टियों को कह रहे हैं कि जी ये असेंबली में तहलील करें और हुकूमत घर जाए और फिर नए इलेक्शंस हों, तो मैं नहीं समझता कि ये चंद हज़ार लोगों की वजह से पूरी कौम का मैंडेट लेने वाली पार्टियां जब वो यरगमाल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये एक छोटा सा तूफान है, तूफान तो नहीं कहना चाहिए, क्या की पहले का वो भी मैं नहीं कहना चाहता। जरा 1 मिनट रोक लें। मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये, तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, उनका की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले। ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। कि आप एक मुहज्जब कौम है, मुहज्जब कौम है, और कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता। कोई मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका लीडर नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी इज्जत करने वाले लोग हैं, इज्जत कराने वाले लोग हैं, और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला शख्स आपका रहनुमा नहीं हो सकता। यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे।
नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। और मैं मुझ जैसा ये नाचीज जिसने पाकिस्तान के 2 मरतबा वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की, जिसने 2 मरतबा पंजाब का वज़ीर आला बन के पंजाब के अवाम की खिदमत की, आज मैं नाअहल करार पाया। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में महल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निजावत कर। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं। समझिए कि मियाँ साहब के पास आना जरूरी था। मियाँ साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह 2nd to 3rd जनरेशन तक चलना है। तारे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बयानात के ये तजादात और उसके बाद पल पल बदलती सियासत और मसलहतों की नजर होती सियासत। मियां नवाज शरीफ के माजी और हाल के जो बयानात थे उसका झरोका आपने देख लिया। इस पर बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कुछ। आप अंदाजा करें, अल्लामा इकबाल का जो शेर है क्या इन पे फिट होता है? मतलब पता है क्या है, मियां साहब गुस्से में है और बड़े अजीबोगरीब गुस्से में। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जिंदगी में कभी ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में एक ऐसी अदलिया भी आ जाएगी कि जो अदलिया जो है मलिक कयूम वाली अदलिया नहीं होगी। एक ऐसी अदलिया भी आ जाएगी जैसे नसीम हसन शाह वाली अदलिया नहीं होगी। एक ऐसी अदलिया भी आ जाएगी कि जो उनको अदालत ने बुलाएगी और उनसे हिसाब लेंगी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके जो मुलाजिम हैं, जो 18 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 21 ग्रेड के, वो इतने खुदसर हो जाएंगे कि वजीर आजम से पूछेंगे कि भाईजान आपने ये दौलत कहां से बनाई है। वो जीआईटी का फिर मजाक उड़ाने लगे कभी कोई। यानी जिस दिन जीआईटी बनी थी तो उनको ये तसव्वुर में नहीं था कभी जिंदगी में कि ये कल के लोग जिनको हमने 30 साल तक गुलामी का दर्द बताया, जिनको हमने जंजीरों में जकड़ के और जिनको हमने शहदौला के चूहे ब्यूरोक्रेट्स को बना दिया था, वो हमारे खिलाफ खड़े होंगे। अब इसीलिए उनको यकीन नहीं आता। कहते नहीं पीछे कुछ है, पीछे कुछ नहीं है। कभी 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 इंसानों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियां पैदा करने के लिए गैरत पैदा कर दिया करता है। और ये सब ब्रेक पे जाने से पहले शॉर्टली बता दीजिएगा, है तो बड़ा फिल्मी सा डायलॉग लेकिन पूछना पड़ता है, गब्बर कितने आदमी थे? देखो मरी रोड में मैं नाप दूंगा। मैं सारी जिंदगी यही काम किया, डिप्टी कमिश्नर के तौर पर रिपोर्टें बनाई कि लोग कितने थे। और मैं आपको मैंने मरी रोड की कैलकुलेशन कर ली हुई है। सारे घरों के अंदर बैठे हुए बच्चे और बाथरूमों में बच्चों को नहलाती हुई माएं मिला भी लेना तो तब भी जितने बंदे हम अगले ब्रेक के बाद बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बल्कि सर अभी बता दें, ब्रेक पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी बता दें। नॉट बियॉन्ड 15,000 से मुझे नहीं लगता। 15,000 से ऊपर नहीं है? नहीं लगता। बड़े दावे हैं सर, मिलियन मार्च पता नहीं। 15,000 बहुत लोग होते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आपको पता है कि बादशाह मस्जिद, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ जी। मैं डीजी आर्कियोलॉजी था जी, चाइना के सदर जो थे वो आए हुजिनताओ, तो पुरोहित के साथ बैठे हुए थे। तो पुरोहित साहब ने कहा कि उन्होंने बादशाह मस्जिद देखनी। तो मैंने कहा अभी दिखाते हैं, रात को सिक्योरिटी का मतलब था। कहते हैं ये बताएं कि अपना इसमें लोग कितने आते हैं? मैंने कहा इसमें 70,000 लोग आ जाते, सारा एरिया मिला दे। और मैं तो 3 लाख कहता है उन्होंने। मैं कहा वो 3 लाख तू भी कहता है। मैंने चीजें नापी हुई हैं उसके हिसाब से। तो मरी रोड अगर नाप भी लेना तो उसके अंदर इतनी लोग। और आप देखें ना, एक जो बड़ी व्हीकल एक जगह घेरती है, उस जगह के साथ आपके इर्द गिर्द 12 या 13 लोग आते हैं उस गाड़ी के इर्द गिर्द। और ये सब जरा, और 900 तो व्हीकल हो गई, और 900 व्हीकल का आप विड्थ लगाएं, उनकी रोड लगाएं गाड़ी का, उसका आप देखें कि आप लाइनें कितनी बचेंगी। क्राउड प्रेजेंस की डायसेक्शन कर लेते हैं। मुझे ये बताएं किस तरह का क्राउड था? क्या इसमें चप्पलों वाले, गरीब अवाम, आपको ऐसे लोग मिले? गाड़ियों वाले, सफेद कपड़ों वाले, बने ठने हुए। देखिए नवाज शरीफ का जो क्राउड है ना, वो क्राउड वो है कि जो अपना घर से खर्चा लेके चलता है 5 दिन, उनके लिए जैसे पिकनिक।
इमरान खान का भी यही क्राउड है, चप्पल वाला किसी के पास नहीं है, गुर्बत वाला किसी के पास। सर 1986 10 अप्रैल उस वक्त जो क्राउड था बेनजीर भुट्टो के साथ, भुट्टो के साथ जी, क्या भुट्टो के साथ वैसा क्राउड का कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, कोई मुमकिन है? नहीं भाई, ये तो पंजाब में आज अभी ऐलान हो जाए कि द गवर्नमेंट हैज बीन चेंज और तमाम डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि रैली कंटेन करें, सिर्फ वो जो 24,000 पुलिस वाले ना वो लाठियां लेकर जुलूस के आगे यूं खड़े हो जाए ना तो फोन आएंगे, पुत्र वापस घर आ जा, ओए पुलिस आ गई, ओ ऐलान हो गई। ये मैंने इनको देखा हुआ है। आज अभी ऐलान हो जाए कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि जुलूस को रोक दिया जाए, जिस तरह आपने धरने में आप अंदाजा करें को आपने 20-22 हजार बंदा जो पीटीआई का पकड़ा हुआ था, जिस तरह आपने तारुल कादरी का 15 दिन घेरा डाले रखा है उसके घर के इर्द गिर्द, और उनको आटा नहीं पहुंचाने दिया गया, उनको खाना नहीं पहुंचाने दिया गया था, और जिस तरह वो निकले हैं, आज अभी ऐलान हो जाए ना कि मरी रोड को पुलिस ने ब्लॉक करना है, यहां से आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये गाड़ियां वापस मुड़ती कैसे हैं? हमने सारी जिंदगी एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारी है, हम इन लोगों को जानते नहीं है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट सरकार अपने डीसीओ के बलबोते के ऊपर और अपने, और अब किस लिए यार निकाल रहे हो जुलूस इस मुल्क के अंदर? क्या पाकिस्तान का ये इशू है कि नवाज शरीफ को उससे पूछा गया कि तुम्हारी ये पाकिस्तान का इशू है? नहीं सर, इससे रिलेटेड एक और सवाल, तुम्हारी दौलत कहां से आई? सुप्रीम कोर्ट मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नून लीग की सदारत से आप हट जाएं। इस हद तक होने के बावजूद जो नई काबीना है उसके 9 मुंतखब वज़ीर आज़म और पूरी काबीना, उनकी मशीनरी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है। अगर पाकिस्तान में कोई गैरतमंद ऑडिटर जनरल होता, पाकिस्तान में कोई गैरतमंद आईजी होता, पाकिस्तान में कोई गैरतमंद चीफ सेक्रेटरी होता, एक मिनट के लिए पाकिस्तान स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल नहीं होने देता। ये ब्लू बुक कहती है सिर्फ 2 लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, सारी जिंदगी ब्लू बुक हमने पढ़ी, उस पर अमल किया, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। मोबाइल यूनिट पंजाब गवर्नमेंट का चल रहा है साथ पर हेल्थ का, पता है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए नहीं चलना चाहिए। स्टेट टैक्स में आपने पूरे पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई सिर्फ इस बात पे लगा दी कि एक आदमी ये कहे कि मुझे अदालत ने जो चोर कहा है मैं चोर नहीं हूं। एब्सोल्युटली राइट, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये हमारा खुसूसी नशरिया, आज का ये प्रोग्राम, इसका सिलसिला जारी है। जो बाकी सवालात हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, वो जारी है आपके साथ डिस्कशन एक ब्रेक के बाद।